नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर निकले हैं। अमेरिका का दौरा है और वहां पर संयुक्त राष्ट्र का भी एंगेजमेंट है। जाहिर है दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा का संभावनाओं से भरा ट्रेलर आपको दिखाएंगे। पीएम इस समय अपने विशेष विमान एयर इंडिया 1 में है जो नॉनस्टॉप नई दिल्ली से अमेरिका जा रहा है। ये विमान 3:30 बजे अमेरिका में लैंड करेगा। इस उड़ान के लिए भारत ने अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बजाय पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया है। इसकी वजह आपको बताएंगे और समझेंगे कि पीएम की इस यात्रा का फोकस क्या है। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच पर तालिबान का प्रचारक बन गया। 25 सितंबर को होने वाली सार्क की बैठक में पाकिस्तान तालिबानी नेता को शामिल करवाना चाहता था, लेकिन भारत समेत तमाम दूसरे देशों ने इसका विरोध किया और बैठक टल गई। पाकिस्तान के इस तालिबान प्रेम की तह में जाएंगे। भारत से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर करीब 75 साल पहले उठ चुका है, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता जिस तरह आजादी से पहले नस्ल भेद करती थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उसी तर्ज पर आज वैक्सीन वाला नस्ल भेद हो रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए जो नए नियम बनाए हैं उसमें भारत के वैक्सीन प्रोग्राम के प्रति एक खास तरह का पूर्वाग्रह नजर आता है। 4 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नियमों के हिसाब से भारत से आने वाले हर यात्री को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। सबसे ज्यादा हैरानी और आपत्ति इस बात पर है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के फॉर्मूले एक जैसे होने के बावजूद भारत से आने वालों को क्वारंटीन में रहना होगा क्योंकि ब्रिटेन ने भारत के कोविन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी है। इस बड़े विवाद का पूरा विश्लेषण करेंगे और शुरू में ही आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं क्योंकि केरल के एक ऑटो ड्राइवर ने 12 करोड़ रुपए की ओणम बंपर लॉटरी जीत ली है। इस लॉटरी का टिकट 300 रुपए का आता है जबकि जीत की रकम 12 करोड़ रुपए है, जिसमें से टैक्स काटने के बाद भी ऑटो ड्राइवर को करीब 7.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। हालांकि इस तरह की लॉटरी करोड़ों में किसी एक व्यक्ति की लगती है और बाकी के लोग इंक्रीमेंट की आस में रहते हैं। कोरोना की जबरदस्त मार के बाद लोगों को नौकरी पर रखे जाने और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी पर डिलॉयट की एक नई सर्वे रिपोर्ट आई है। इसमें यह बताया गया है कि 78% कंपनियां उसी रफ्तार से लोगों को काम पर रखने लगी हैं जैसे कोविड से पहले रखती थी और 2022 में भारत के कॉर्पोरेट जगत की तमाम कंपनियां औसतन 8.6% इंक्रीमेंट देंगी, जबकि टॉप परफॉर्मर को औसत से 2 गुना इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन खबरदार में शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित अमेरिका दौरे से करने वाले हैं। प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। इस समय एयर इंडिया 1 में वो सवार हैं। देर रात वो पहुंचेंगे और 25 तारीख तक वो अमेरिका में ही रहेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पीएम मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है। पीएम सितंबर 2019 में अंतिम बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। पीएम की पिछली बड़ी विदेश यात्रा नवंबर 2019 में हुई थी जब वो ब्राजील गए थे। इसके बाद कोरोना की वजह से किसी विदेश यात्रा पर नहीं गए। हालांकि इस साल मार्च में वो बांग्लादेश के संक्षिप्त दौरे पर जरूर गए थे, यानी करीब 22 महीनों के बाद पीएम मोदी की ये पहली बड़ी विदेश यात्रा भी है जिसमें पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्रा बेहद खास और व्यस्तताओं से भरी रहने वाली है। पीएम ने अमेरिका रवाना होने से पहले खुद अपना टाइम टेबल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर वो 22 से 25 सितंबर तक यूएसए का दौरा करेंगे। वो राष्ट्रपति बाइडेन से तो मिलेंगे ही, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर हमने ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। पिछले बार भी सितंबर का महीना था। साल था 2019। अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने हाउडी मोदी बोला था। वो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की मुख्य हाईलाइट थी। ये जो दृश्य है ये अकल्पनीय है। अब 2 साल बाद पीएम मोदी दोबारा अमेरिकी दौरे पर पहुंच रहे हैं।
तो अगले 3 दिन तक पीएम मोदी के जिन एक्शन पर लाइट कैमरा फोकस होगा, उसकी मुख्य हाईलाइट होगी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली फेस टू फेस मुलाकात। Prime Minister Modi, जो वर्चुअली तो पहले भी 3 बार एक दूसरे को हाय कर चुके हैं। मार्च में क्वाड समिट, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज समिट और हाल ही में G7 समिट। इसी साल दोनों नेताओं ने 2 बार 8 फरवरी और 26 अप्रैल को फोन पर हेलो भी बोला था। लेकिन अब वो घड़ी आखिरकार आ ही गई जब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। Now, Prime Minister Modi, I'm kicking it over to you. And again, it's great to see you. बाइडेन और मोदी की मुलाकात शुक्रवार को होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और वैश्विक कूटनीति की दिशा तय होगी। पीएम मोदी ने खुद बताया है कि वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट में ये भी कहा है कि वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें विज्ञान तकनीक में आपसी सहयोग पर बात होगी। पहला स्ट्रैटेजिक एरिया डिफेंस और उसमें को प्रोडक्शन और कोऑपरेशन, इवन हमारा को रिसर्च भी इसमें हो रहा है। सेकंड एरिया है हेल्थ केयर का, क्योंकि कोविड के कारण आजकल बहुत फोकस है इस पे, और इसमें खास तौर पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर और जिसमें अफोर्डेबल वैक्सीन्स और अफोर्डेबल मेडिसिन, जिस दोनों चीजों में हिंदुस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आईटी और डिजिटल एरिया है, ऑल्सो कोविड के कारण आपने देखा कि हम काफी आजकल डिजिटल मीडियम के थ्रू इंटरैक्शंस कर रहे हैं, तो इसमें जो फोकस है दोनों कंट्रीज हमारी इसमें फोरफ्रंट में है और ये कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट होगी। एनर्जी एरिया में उसमें एलएनजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम यूनाइटेड स्टेट से काफी एलएनजी लेते हैं। आगे रिन्यूएबल्स, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिन्यूएबल प्रोग्राम इंडिया में है एंड सोलर उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यूनाइटेड स्टेट्स में बैटरी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज है, तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों ही क्लाइमेट चेंज पे बहुत कमिटेड है। एंड लास्टली एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 2/3 ऑफ देम स्टेम एरियाज में है और इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल निकली है जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑपरेशन बढ़ेगी, उसमें भी काफी पोटेंशियल है। अमेरिका और भारत के बीच आपसी व्यापारिक, सामरिक और सामाजिक मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मीटिंग बेहद अहम रहने वाली है, लेकिन बाइडेन के अलावा भी पीएम मोदी की मीटिंग्स होंगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी अमेरिका की कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल होंगे। पीएम मोदी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड लीडर समिट में भी हिस्सा लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए बने क्वाड की ये पहली फिजिकल मीटिंग होगी। We'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आखिरी पड़ाव होगा न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली, जिसके 76वें सेशन में पीएम मोदी 25 सितंबर को स्पीच देंगे, जिसमें कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा वो है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार। वैसे पीएम मोदी पहले ही तालिबान सरकार पर भारत का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है।
रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और आतंकवाद के बारे में उसमें भी बात होगी। हमारे दोनों देश इस पे काफ़ी दबाव दे रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म पे ज़रूर अटेंशन होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो स्थिति है उस पर भी बात होगी। यूएस का विड्रॉल तो हुआ है, पर हम यूएस को ज़रूर बताएंगे कि अफगानिस्तान पे और उनके जो उस इलाके में नज़र ज़रूर रखना चाहिए। और आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, ये प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में ज़रूर बायलैटरल लेवल और क्वाड लेवल पे भी शामिल होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही। उससे पहले बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी की गर्मजोशी कमाल की थी। अब बाइडेन और पीएम मोदी की केमिस्ट्री क्या रंग लाती है, ये आज तक आपको दिखाएगा। सबसे पहले, सबसे तेज, सीधे अमेरिका से। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा, जिस पर है पूरे विश्व की नजर, हर खबर, हर घटना सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको लाइव कवरेज में आज तक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, उनकी होगी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानीज प्राइम मिनिस्टर से। क्वाड मीट, जिस पर है चीन और पाकिस्तान की नजर। लेकिन हर खबर सबसे पहले इस लाइव कवरेज की आप देखेंगे मेरे अंजना ओम कश्यप के साथ सीधे अमेरिका से। देखते रहिए आज तक। तो मेरे सहयोगी अंजना वहां पर अमेरिका में है और पल पल की जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ये जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो लंबे समय के बाद वहां पर गए हैं। अमेरिका से जिस तरीके से भारत की नजदीकियां, भारत के रिश्ते बदलते रहे हैं, उसके पल पल का आकलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री 3:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का विमान अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल भारत से अमेरिका का जो एयर रूट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है और विमान तजिकिस्तान की सीमा से होते हुए उड़ान भरते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की वजह से पीएम मोदी की फ्लाइट में कुछ घंटों की बढ़ोतरी हो गई। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया था। वैसे भारत ने एयरलाइंस कंपनियों को अफगानिस्तान के एयर स्पेस से उड़ान न भरने की एडवाइजरी भी जारी की थी, जो अभी लागू है। मिर्जा गालिब की गजल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये गजल हम इस समय इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ख्वाहिशें हैं तालिबान की, कोशिशें हैं पाकिस्तान की, लेकिन न तो वो ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं और कोशिशें हैं पाकिस्तान की, जो उन्होंने पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती करा दी। तालिबान की ख्वाहिश ये थी कि वो यूएनजीए में स्पीच दे सके, और दूसरी ख्वाहिश उसकी ये थी कि जो न्यूयॉर्क में सार्क की बैठक होनी है उसमें तालिबान के भी नुमाइंदे को शामिल कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद ये दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकी। जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान सरकार के मुद्दे पर दुनिया चर्चा करने के लिए बैठने वाली है, उसमें तालिबान सरकार ने शामिल होने की मांग रख दी है। तालिबान के विदेश मंत्री और घोषित ग्लोबल आतंकवादी आमिर खान मुत्ताकी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखा। मुत्ताकी ने इस पत्र में कहा कि तालिबान को अपना पक्ष रखने के लिए एक वैश्विक मंच की जरूरत है। यूएन ने भी पुष्टि की है कि तालिबान वैश्विक नेताओं को यूएनजीए के मंच से संबोधित करना चाहता है। और तालिबान ने सिर्फ मांग ही नहीं रखी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन को नॉमिनेट भी कर दिया है। We must see this in the light of the Secretary General's invitation to the Taliban to address the United Nations. Now, the Secretary General would not have been able to issue an invitation of this kind or accept their participation without the concurrence of the 5 leading members of the United Nations who have veto powers. So, if it is acceptable to the United Nations and they are going to be allowed to speak, I think we have been a little hasty in excluding them from SARC. I think that policy needs to be reviewed.
तालिबान सरकार की यूएनजीए में संबोधन की ख्वाहिश नामंजूर हुई तो पाकिस्तान ने नया राग छेड़ दिया, जिसकी वजह से 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द करनी पड़ गई। दरअसल हुआ यूं कि सार्क के ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि सार्क मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान के प्रतिनिधि की कुर्सी खाली रखी जाए, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ गया कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार के प्रतिनिधि को मीटिंग में शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने गनी सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत समेत सार्क के ज्यादातर देशों ने भी तालिबानी प्रतिनिधि को सार्क मीटिंग में शामिल होने देने से साफ इनकार कर दिया। आपसी सहमति न बन पाने की वजह से आखिरकार सार्क की मीटिंग ही कैंसिल हो गई और पाकिस्तान का तालिबान प्रेम एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। लेकिन इमरान कब तक इसे कबूल करने से बचेंगे? If Pakistan helped Taliban win against the United States, it means that Pakistan is stronger than the United States, the whole of the Europeans, and so strong that it has been able to make a lightly armed militia, 65, 60, 70,000 militia, beat a well-equipped army of 300,000. So it is, unfortunately, it is a propaganda which has been unleashed, number one, by the Afghan government. पहली बात तो ये कि तालिबान सरकार को अभी तक दुनिया के प्रमुख देशों ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी समेत कई मंत्री यूएन की ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में तालिबान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आतंकवादियों को सार्क समिट में आने देने की तो कोई तुक बनती भी नहीं है। वैसे भी 1985 में बने सार्क का उद्देश्य ही दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और विकास हासिल करना है। ऐसे में शांति के सबसे बड़े दूत तालिबान को सार्क बैठक में बुलाने का विचार मन में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तालिबान का कट्टर समर्थक। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। भारत समेत पूरी दुनिया तालिबान सरकार से दूरी बनाकर रखना चाहती है, लेकिन तालिबान सरकार को दिल दे चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान सरकार को इंटरनेशनल मान्यता दिलवाने के लिए इतने बेचैन हैं कि हर प्लेटफॉर्म से तालिबान सरकार की पैरवी करने में जुटे हैं। So far what they have said, clearly they want international acceptability. They did not go for international acceptability when they were between 96 to 2001. This time, clearly they're making the statements where they want this acceptability. So we should try and incentivize them in that direction. तालिबान सरकार में पाकिस्तान का क्या रोल है, इसमें कोई राज नहीं है। दुनिया जानती है कि तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की सेटिंग पाकिस्तान के आईएसआई चीफ खुद करने काबुल गए थे। जाहिर है तालिबान सरकार को दुनिया से मान्यता मिलेगी तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान को आतंकवादियों की नर्सरी बनाना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन को लेकर नस्ल भेद की, क्योंकि दुनिया के जो सुविधा संपन्न देश हैं उन्होंने इस बात का तो खूब ढिंढोरा पीटा कि किस तरीके से वैक्सीन डेवलप की गई वहां पर, लेकिन उन्होंने वैक्सीन की होर्डिंग न सिर्फ की बल्कि आज की तारीख में वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग मापदंड बना रहे हैं। इंग्लैंड ऐसा ही एक देश है जो अपने देश में तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का प्रयोग कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसी फॉर्मूले पर आधारित जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी है उसे लगाए हुए लोगों को मान्यता उस हिसाब से नहीं दे रहा है। अब ब्रिटेन की तरफ से बहुत सारी दलीलें दी गई हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब निकलकर यह आता है कि अगर आप भारत में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इंग्लैंड को वो वैक्सीन नजर नहीं आता। इसे लेकर तमाम आवाजें भी उठ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
जिस देश में 83 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी हो, उस देश भारत को वैक्सीनेशन के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, उसकी कोविशील्ड वैक्सीन अगर भारत में लगाई गई है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत के साथ ये भेदभाव करने वाले अंग्रेज हैं। 4 अक्टूबर से दुनिया भर के यात्रियों को अपने यहाँ आने की छूट देने वाला ब्रिटेन भारत पर शर्तें थोप रहा है। यूके का ट्रैवल रूल ऐसा है कि 4 अक्टूबर से दुनिया के 60 देशों के लोग, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मालदीव के लोग शामिल हैं, वहाँ की वैक्सीन प्राप्त यात्री ब्रिटेन बेरोक टोक से आएंगे। लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त लोगों को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत के यात्रियों को अपनी यूके यात्रा के दूसरे और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ब्रिटेन के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर भारत को सख्त ऐतराज है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस के सामने भारत की नाराजगी को साफ तौर पर रखा था। भारत साफ कह रहा है कि अगर ब्रिटेन ने भेदभावपूर्ण नीति को नहीं बदला तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। The basic issue is that here is a vaccine Covishield, which is a licensed product of a UK company, and therefore non-recognition of Covishield is a discriminatory policy. And I'm told that certain assurances have been given that this issue would be resolved. But if we don't get satisfaction, we would be within our rights to impose reciprocal measures. सवाल सिर्फ कूटनीतिक कुश्ती का नहीं है। ब्रिटेन की वैक्सीन ट्रैवल नीति में उसका वही रवैया झलकता है जैसा औपनिवेशिक सत्ता चलाने के दौरान था। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी है। लेकिन जब 4 अक्टूबर से ब्रिटेन यात्रा को लेकर नियमों का ऐलान हुआ तो ऐसी शर्तें रखी गईं कि भारत यात्रा की प्रतिबंधित सूची में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन को कोविशील्ड को लेकर आईना दिखाया गया तो उसने बड़ी चालाकी से कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त वैक्सीन की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन भारत में जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन तक को मान्यता दे दी है, लेकिन वैक्सीन का दिया हुआ भारत में सर्टिफिकेट इसको मान्यता नहीं देने को तैयार है ब्रिटेन सरकार। अब आगे जाकर भारत अभी भी एम्बर लिस्ट ऑफ कंट्रीज में दिखाई देता है। उसके तहत 10 दिन का क्वारंटीन करना और 2 दिन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि भारतीयों के लिए अभी तक ब्रिटेन में ट्रैवल करने की मुश्किलें हल नहीं हुई हैं और ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच इस पर बातचीत अब भी जारी है। इस बीच भारत में ब्रिटिश उच्चायोग से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में वैक्सीन लगवाने वालों को ब्रिटिश मान्यता देने को लेकर भारत से बातचीत जारी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन की इस भेदभावपूर्ण नीति के पीछे कोई दूसरा स्वार्थ का एजेंडा तो नहीं। भारत ने सबसे तेज वैक्सीनेशन कर दुनिया को अचंभित किया है। 7 अक्टूबर से भारत दोबारा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू कर रहा है। क्या भारत के कोविशील्ड को दुनिया भर में मिली सफलता को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? Britain uses the Oxford AstraZeneca vaccine, which is itself manufactured by the Serum Institute in Pune, and which is what we are taking under the name Covishield. So if Covishield is essentially, not essentially, it is identical to what the British are taking under a different brand name, how on earth can you say that one set of vaccinations is accepted and another set is not, and you've got to be quarantined? That kind of double standard is absolutely breathtaking. भले ब्रिटेन भारत में लगी कोविशील्ड वैक्सीन को अपने यहाँ मान्यता नहीं दे रहा हो, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों और अमेरिका में भारत में वैक्सीनेटेड यात्रियों को बेरोक टोक आने जाने की छूट ब्रिटेन को आईना दिखा रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे भी दुनिया भर में अगर नस्ल भेदी देशों को देखा जाए तो इसमें ब्रिटेन बहुत ऊंचा रैंक करता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ नस्ल भेद नहीं होता है बल्कि बहुत सारी कुंठाएं भी होती हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि भारत ने कितनी जल्दी वैक्सीन विकसित की, भारत ने दूसरे देशों की मदद की, जबकि इस तरह के जो बड़े बड़े सुविधा संपन्न देश थे उन्होंने अपनी आंखें मूंदे रखी, वैक्सीन को बस उसकी जमाखोरी की। बहरहाल सिर्फ हिंदुस्तान में मुद्दा नहीं है, ब्रिटेन में भी मुद्दा है। वहां के सांसद वीरेंद्र शर्मा क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने। मेरे साथ है ईलिंग
और साउथ हॉल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने 2 महीने पहले यूके सरकार को एक खत लिखा था जिसमें कोविड शील्ड को नहीं रिकॉग्नाइज किए जाने पर आपत्ति जताई थी, वैक्सीन रेसिज्म कहा था और कहा था कि उसे एक्सेप्ट किया जाए और जो अपने भारत से आने वाले लोग हैं वो यहाँ खुलकर आ सके। तो सरकार ने 4 अक्टूबर से जो नए नियम आ रहे हैं ट्रैवल के, उसमें कोविशील्ड एक्सेप्टेड तो है, लेकिन जिन लोगों को कोविशील्ड भारत में मिली है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये भी एक बहुत गजब बात है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये तो बहुत गजब का डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है उसमें एक एलिमेंट ऑफ रेसिज्म है। यही बात ये साबित करती है। एक साइड पे तो आप वो उस वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करते हो, ये वैलिड है, ये अच्छा है, ठीक है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वही जैब आपको इंडिया में किसी ने दिया है तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसमें क्या फर्क है? वो भी प्रोफेशनल्स हैं जो इंडिया में जो इंजेक्शन देते हैं, जो वैक्सीन आपको देंगे, वो भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने ब्रिटिश सिटीजन या ब्रिटिश प्रोफेशनल्स हैं। ये जो इंसल्टिंग बिहेवियर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया है और जिस ढंग से हमारे प्रोफेशनल्स लोगों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो मैं हमेशा मानता हूं कि ब्रिटिश सोसाइटी में अभी भी रेसिज्म दूर नहीं हुआ। तो ये एक उस रेसिज्म का एक नेक्स्ट स्टेप है और हम फिर पार्लियामेंट में इसका सवाल उठाएंगे और मैं एक आधे दिन में इसके बारे में सरकार को लिखूंगा भी। जी, ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं। इस तरह के भेदभाव वाले ट्रैवल रूल्स से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी एक भारतवंशी से बात की है हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने। हाय, मैं हूं मोना चौहान और मैं यूके अथॉरिटीज का ध्यान जो है इस इशू पर लेके आना चाहती हूं कि हमारी जो यहाँ पर क्वारंटीन के रूल्स हैं, यूके के जो हम लोगों को यहाँ पर मिला है एस्ट्राजेनेका का वैक्सीनेशन और इंडिया में जो चल रहा है वो है कोविशील्ड, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया यूके अथॉरिटीज ने यहाँ पर आना। और मुझे 2-2.5 साल हो गए उनको मिले हुए अपनी फैमिली को। सो आई वांट टू ब्रिंग अटेंशन टू द फैक्ट कि उनके लिए अभी भी हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया उनको मिलना कि उनके लिए वैक्सीनेशन यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वेयरएज एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड जो है वो एग्जैक्टली सेम है। और उनके लिए जो क्वारंटीन के रूल्स हैं, 10 दिन घर पे, साथ में टेस्टिंग, विच इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव है अभी भी टेस्टिंग जो है यहाँ पर आकर करना और फिर घर पे रहना। सो इसी चीज पर मैं ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ दैट द रूल्स नीड टू बी रीलुक्ड एट। ब्रिटेन में ये समस्या फिलहाल आ रही है, लेकिन कोशिशें पूरी तरीके से जारी हैं कि जल्द से जल्द भारतीय लोगों को वहां पर इस तरह की दिक्कतें न आए। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपने आमतौर पर कई बार सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब कितना छप्पर फाड़ कर एक व्यक्ति को मिला है वो देखिए। केरल के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर हैं जयपालन, उनकी 12 करोड़ रुपए की बम्पर लॉटरी लगी है। जयपालन ने कुछ दिन पहले सिर्फ 300 रुपए में ओणम बम्पर लॉटरी का एक टिकट खरीदा था और इस 300 रुपए के टिकट ने इस ऑटो ड्राइवर की पूरी किस्मत बदल दी। हालांकि टैक्स और कमीशन कटेगा, लेकिन फिर भी 12 करोड़ में से करीब 7.5 करोड़ उसे मिलेंगे। घर बैठे एक झटके में 7.5 करोड़ रुपए की रकम मिलना कम बात नहीं होती है। इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोग भगवान से जयपालन जैसी किस्मत मांग रहे होंगे, लेकिन ऐसी किस्मत लाखों करोड़ों में से किसी एक के पास होती है। बाकी अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदलने वाले लोग आपके आसपास मौजूद हैं जिनकी लॉटरी नहीं लगती। वैसे लॉटरी में 12 करोड़ रुपए के जैकपॉट के अलावा 6 विजेताओं को 1 करोड़ रुपए और 12 विजेताओं को 10-10 लाख रुपए मिले हैं। दिलचस्प यह है कि केरल सरकार के लॉटरी विभाग ने इस साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लॉटरी टिकट बेचे। इस खबर को देखने का एक एंगल यह भी है कि आप बम्पर इनाम का विजेता किसे कहेंगे, लॉटरी टिकट बेचने वाले को, इनाम हासिल करने वाले को, या केरल सरकार को। गुड न्यूज देते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन को आयमा ने मीडिया में योगदान के लिए सम्मानित किया है। कलीपुरी ने अपने इस अवार्ड को इंडिया टुडे ग्रुप के सबसे नए चैनल गुड न्यूज टुडे यानी GNT को डेडिकेट किया है। All India Management Association is pleased to present the IMA Managing India Award for outstanding contribution to media to Ms. Kalli Puri, Vice Chairperson, India Today Group.
इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने अपनी कामयाबी में फिर एक नया अध्याय जोड़ा है। इस साल मीडिया में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT, a Hindi news channel called Good News Today. The focus of this channel will be to spotlight the good and the wonderful in our beautiful country. I am deeply grateful to AIMA to encourage me and my team by giving us this award, which will help us constantly produce the gold standard of journalism. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का ये 11वां साल था। इस बार विजेताओं की सूची में गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज भी शामिल हैं, जिन्हें लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया है। आरपी संजीव गोयंका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयंका को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को इमर्जिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला। I am truly humbled and grateful for this recognition and award. फिल्म निर्देशक और लेखिका जोया अख्तर के अलावा ओला कैब्स के सह संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल उन चेहरों में शामिल हैं जिन्हें इस साल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड्स का सम्मान मिला। AIMA अवार्ड्स 2021 के सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।